नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में मौजूदा सरकार के 3 साल पूरे होने पर पीएम का आभार जताया। साथ ही कहा कि सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इन 3 सालों में राज्य के विकास के लिए कई ऐसे कठोर कदम उठाए जो भविष्य के लिए ऐतिहासिक होंगे। देखिए, 3 साल का कालखंड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने अनेक विकास के कार्य आगे बढ़ाए हैं, नए काम भी शुरू किए हैं और पूरे देश के अंदर विकास के मानकों पर भी उत्तराखंड सरकार 2024 के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले नंबर पर आई है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी हुई है। निवेश बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के अंदर आया है। रोजगार का सृजन हो रहा है। अनेक नवाचार के काम आगे बढ़े हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय इन 3 सालों में लिए गए हैं, चाहे वो पूरे देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना हो या नकल विरोधी कानून लागू करना हो। और नकल विरोधी कानून पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ जो अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण बन रहा है। और इसके लागू होने के बाद 20,000 से भी ज़्यादा नियुक्तियां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुई है। कहीं पर भी कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया, कोई विवादित मामला नहीं आया। गरीब माता पिता और उनके बेटे बेटियों को उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई कि अब वो ठीक से तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से उनका चयन होगा। इसके साथ साथ लंबे समय से राज्य के अंदर भू कानून की मांग राज्यवासियों द्वारा की जा रही थी। राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप, उनकी अपेक्षा अनुरूप राज्य के अंदर भू कानून भी लागू कर दिया गया है। धर्मांतरण रोकने के लिए, जो कि पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे राज्य की एक अलग पहचान है, आस्था श्रद्धा के कारण लोग हमेशा उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, यहाँ के बारे में विचार करते हैं। तो ये सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून किया है, लागू किया है। ऐसे अनेक और भी डिसीजन हमने लिए हैं और 3 साल हमारे ये उपलब्धियों भरे साल हैं। और ये वर्ष हमारे लिए विशेष वर्ष, जहां राज्य सरकार के गठन के 3 साल के कार्यकाल पूरा हो रहा है, वहीं इस साल हमारा राज्य 25वें साल में भी प्रवेश कर गया है। और ये रजत जयंती वर्ष भी हमारे लिए है। हमको और उपलब्धि भरा ये वर्ष बनाना है और पिछली जो हमारी उपलब्धियां हैं उनसे प्रोत्साहन लेकर राज्य को, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से, उनके मुख से निकले हुए सब कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाना है। हर क्षेत्र में उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बने, हर क्षेत्र में आदर्श राज्य बने, विकास और प्रगति के नए मानकों को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के भी आदेश दे दिए हैं। साथ ही जिन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें अभी भी लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने और लापरवाही बरते जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाने के भी आदेश दिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में 7वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत प्रभावी कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। साथ ही भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विभिन्न ग्रामीण योजनाओं एवं सेवाओं के संचालन की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए।
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नैतिकता के आधार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के भी इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है और ऐसे में बीजेपी की ओर से प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस को नैतिकता याद दिलाते हुए पलटवार किया। कहा कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली कांग्रेस बताए कि जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था तब आंदोलनकारियों पर बर्बरता हुई थी, तब कांग्रेस की नैतिकता कहां चली गई थी। देखिए, पहले तो कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए। आज कांग्रेस के वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं, जिन्होंने उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं करण महरा, उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए अपशब्द कहे। तब कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नैतिकता की दुहाई उनको भी देनी चाहिए थी। उन्होंने कभी अपने प्रदेश अध्यक्ष से तो इस्तीफा नहीं मांगा। जब गणेश गोदियाल जी ने कहा था कि भाई जो ये पलायन हो रहा है, जो व्यक्ति उत्तराखंड का व्यक्ति अपने काम के लिए बाहर गया है, उसको वो कहते हैं कि सुख का पलायन है, ये खुशी से पलायन है, मजाक उड़ाते हैं। तब नैतिकता की बात कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग नहीं करते हैं। जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था और मुलायम सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उन्होंने बर्बरता दिखाई थी, तब उत्तराखंड के जो विधायक कांग्रेस के थे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो लोग थे, उन्होंने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर जो लाठीचार्ज हुआ, तो बर्बरता हुई, उस पर नैतिकता नहीं दिखाई, केंद्र में अपना समर्थन देते रहे। तो ये नैतिकता का पाठ और इस प्रकार की बातें कांग्रेस न सिखाए। प्रदेश में चार धाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में कई सुधार कर रही है और इसी के तहत सरकार 154 एम्बुलेंस, 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, हेली सेवा और बोट एम्बुलेंस की सुविधा देने जा रही है। साथ ही सरकार की ओर से सुरक्षा को लेकर भी नई रणनीति बनाई गई है, जिसके तहत यात्रा मार्गों पर 25 डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। चारधाम यात्रा जब शुरू होती है, कांग्रेस पहले दिन से कहती आई है कि जो पिछले बार की चारधाम यात्राएं रही है उससे सरकार को सबक लेना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं का वहां पे काफी बुरा हाल होता है। जो रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कभी कनेक्टिविटी मिलती है, कभी कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है। ऑफलाइन में वहां पे सैकड़ों लोग होते हैं जो लाइनों में लगे रहते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि बेचारे उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाता है। और टिकट यात्रा जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोग दलालों के थ्रू टिकट बुक करा रहे हैं और आकर वहां पर पता चलता है उनका कोई टिकट ही बुक नहीं हुआ है। सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? सरकार को जो पहली जो कमियां रही है उससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि जो चारधाम यात्रा है विश्व प्रसिद्ध यात्रा है। इसमें पूरे विश्व से लोग आते हैं, आस्था का प्रतीक है। सरकार को पुरानी कमियों से सबक लेते हुए आने वाले समय के लिए योजनाएं जो है और जो हमारे वहां की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना चाहिए। प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब प्रदेश के क्लस्टर विद्यालयों को आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। साथ ही आसपास के कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का इनमें समायोजन भी होगा। देखिए, बिल्कुल प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे क्लस्टर विद्यालय हैं उनको हम आवासीय विद्यालय में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम है उन स्कूलों को भी हम इसमें समायोजित करेंगे। और ये आवासीय विद्यालय जो है, प्रत्येक विकास खंड में हम एक एक क्लस्टर विद्यालय जो है आवासीय के रूप में खोलने जा रहे हैं, जिसमें सभी सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी। हर प्रकार की टेक्निकल और गुणवत्ता युक्त जो हमारी सुविधाएं बच्चों को रहने वाली है वो सभी उनको प्रदान की जाएंगी। और बहुत अच्छा डिसीजन सरकार का है और सरकार जो है इसके लिए प्रत्येक विकास खंड में एक एक नोडल अधिकारी भी नामित कर चुकी है, जिनके माध्यम से ये सारी सुविधाएं उन बच्चों तक पहुंचाई जाएंगी। हर साल होली के 5वें दिन देहरादून में ऐतिहासिक झंडा मेले का आयोजन होता है। ये मेला प्रेम, भाईचारा, सद्भावना का प्रतीक है। इस साल झंडा जी की 349वीं समागम चल रहा है।
बता दें कि आस्था के महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए दरबार साहिब में जन सैलाब उमड़ पड़ा है और इस दौरान हजारों की संख्या में संगत और दून वासियों ने अपना माथा टेका। हरिद्वार में ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस एमएलए अनुपमा रावत ने जिले में चल रहे अवैध खनन को लेकर एक बार फिर प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने दूसरे राज्यों के खनन माफियाओं को जिले के संसाधनों को सौंप दिया है। निजी कंपनियों ने यहां अपनी खनन चौकियां स्थापित कर दी हैं और इसको लेकर कांग्रेस नेता ने अवैध खनन न रोके जाने पर डीएम ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी। बताएं, बाहर के राज्यों के लोग आ रहे हैं और मैंने खुद अपने आंखों से देखे कि हथियारबंद लोग थे। हथियारबंद लोग गाड़ियों में आ रहे, बाहर की HR UP नंबर की गाड़ियां। आपने देखा होगा भोगपुर में अभी कुछ समय पहले एक मास्टर और 2 छोटे बच्चे जो स्कूल को जा रहे थे, उनको मौत के घाट वो उतर गए। उनके ऊपर पूरा एक बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली जो है गिर गई, बाहर राज्य की थी। तो इस तरीके का सिस्टम जो चल रहा है वो बहुत गलत है। अवैध खनन बिल्कुल रुकना चाहिए और स्थानीय व्यक्ति को जो है क्या कहते हैं उसको तो घर बैठा दिया गया है। जगह जगह खनन चौकियां बना दी गई हैं जो एक लूटपाट का एक तरीके से अड्डा हो चुकी है। और यहाँ का जो झोटा बुग्गी चलाने वाला व्यक्ति है जो अपने घर में अपने खेत से मिट्टी उठा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। और अगर इस अवैध खनन पे रोक लगाम नहीं लगाई जाएगी तो मैं कहीं ना कहीं डीएम की इसमें जिम्मेदारी मानती हूँ कि वो आला अधिकारी है, उनका कर्तव्य है कि वो प्रशासन को इतना मुस्तैद रखें, देखें कहीं पर भी अगर कोई शिकायत मिलती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो। अगर ये नहीं होते तो फिर मैं क्या कहते हैं सत्याग्रह पे उनके कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल में बैठूंगी। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है और इसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके तहत छात्रों को छात्रावास की सुविधा भी दी जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत ने देश को गौरवान्वित किया है, अब हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य लगातार प्रगति कर रहा है, जहां शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं शिक्षा को आधुनिक बनाने के साथ साथ छात्रों के कौशल विकास पर भी ध्यान दे रही हैं। ये प्रयास समाज के कमजोर वर्गों, बालिकाओं और वंचित बच्चों को सशक्त बना रहे हैं और उनका उज्जवल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास इसका एक उदाहरण है, जो वंचित बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये छात्रावास उन बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए बनाया गया है जो शिक्षा से वंचित रह गए थे या जिनके पास माता पिता का सहारा नहीं है। यहाँ बच्चों को निशुल्क शिक्षा, भोजन, वर्दी और किताबों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही उनके मानसिक और भावनात्मक विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। मुझे आज तक हॉस्टल में किसी भी चीज की कमी नहीं हुई है, ना खाने में ना कपड़ों में, हर चीज की मुझे फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। ये हमारा संकल्प है ऐसे प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्य छात्रावास ऐसे संचालित हो रहे हैं, उन सभी में अच्छी सुविधाएं मिले, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस पहल से आर्थिक तंगी के कारण अधूरे रह गए सपनों को नया जीवन मिल रहा है। राज्य में 19 छात्रावास चल रहे हैं जो 1000 से ज्यादा बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। केंद्र सरकार की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया गया है, जो 11 से 18 साल की बालिकाओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है।
राज्य में 39 ऐसे विद्यालय हैं जहां बालिकाओं को शिक्षा के साथ हॉस्टल, भोजन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा उन्हें संगीत और खेलों में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ये कदम बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। कंप्यूटर से लेकर स्पोर्ट्स टीचर से लेकर किसी टीचर्स की यहाँ कमी नहीं है। एकदम इतने अच्छे तरीके से हमें यहाँ पढ़ाते हैं, हमें शिक्षित करते हैं। हम पढ़ने के अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के गेम, जो हमारा एनपीपी डांस होता है, डांस में करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, विज्ञान ड्रामा, विज्ञान एक्टिविटीज़। उत्तराखंड में पीएम श्री विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज के माध्यम से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के अवसर भी दिए जा रहे हैं, ताकि वो शिक्षा के साथ साथ अपने कौशल को भी बढ़ा सकें। इस प्रकार कुल 531 ऐसे विद्यालय हैं जहां छात्रों के कौशल शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है और 272 विद्यालयों में इन्हें जल्द ही शुरू किया जाएगा। पीएम श्री विद्यालय में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और स्मार्ट क्लास के जरिए हर विषय को अच्छे से समझाया जा रहा है। हमें स्मार्ट टीवी वगैरह और प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो हमें उसे पढ़ने में समझ में भी आता है और हमें अच्छा लगता है पढ़ने में। राज्य में कुल 225 पीएम श्री विद्यालय चलाए जा रहे हैं। ये पहल खासकर ग्रामीण और कमजोर वर्ग के बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे स्कूल में कई लैब्स हैं, जैसे हमको हमारे स्कूल में आईटी, वोकेशनल एजुकेशन और हमको मल्टी स्किलिंग और हमको कला की भी हमको एजुकेशन दी जाती है। राज्य में स्थापित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत नींव प्रदान कर रहे हैं। इन विद्यालयों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि यहाँ अंग्रेजी भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि छात्र न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सके। सरकार की इन योजनाओं और विद्यालयों के कारण हजारों बच्चों का भविष्य अब उज्जवल हो चुका है। शिक्षा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का सरकार का प्रयास वाकई सराहनीय है। उत्तराखंड सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि सही नीतियां और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव संभव हैं। ये सुधार न केवल छात्रों के भविष्य को संवार रहे हैं, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।